पता नहीं। इसमें लेके आ गया मैं। इसमें दिक्कत आएगी वापस, बात मानो। इसको लगाओ ना। रिपीट। अच्छा, ये हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। थोड़ा सा लेट हो गए, ठीक है। तो लास्ट क्रॉप जो है, एक और क्रॉप आपकी बाकी है राइस, और राइस से पहले जो है टोबैको, ठीक है। आप सब लोग परिचित होंगे तंबाकू से, परिचित है, जानते हो, कभी उपयोग में लिया है? लिया है, जाने अनजाने में लिया होगा, यूं। चलो ठीक है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं तंबाकू के बारे में, ठीक है। तंबाकू जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, और जनरली उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रॉप हो जाती है जो इसका सेवन करते हैं, ठीक है। तो जो सेवन करते हैं उनको तो इसके बारे में पता होगा, जो नहीं करते उनके लिए आज ये नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे। जनरली अगर हम तंबाकू की बात करते हैं तो तंबाकू दो प्रकार का होता है ना। एक निकोटियाना, इसकी दो स्पीसीज है, निकोटियाना टेबेकम और निकोटियाना रस्टिकम, ठीक है। जनरली अगर हम टोबैको के बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसको हम बोलते हैं निकोटियाना स्पीसीज। क्या बोला जाता है? निकोटियाना स्पीसीज, ठीक है। बोटेनिकल नेम की बात करते हैं तो इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? निकोटियाना स्पीसीज, निको
निकोटियाना स्पीसीज। इस स्पीसीज के अंदर भी जो है वो दो पर्टिकुलर स्पीसीज इसकी है, निकोटियाना टेबेकम और निकोटियाना रस्टिकम। यहां से दो क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। निकोटियाना टेबेकम के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो है पार्ट वो कौन सा है, निकोटीन है। क्या है, निकोटीन कंटेंट। अगर हम निकोटियाना टेबेकम के अंदर निकोटीन कंटेंट की बात करते हैं तो लगभग कितना परसेंट पाया जाता है, 0.5 से लगभग 5.5% इसके अंदर क्या होता है, निकोटीन कंटेंट होता है। क्या होता है, निकोटीन कंटेंट पाया जाता है। निकोटियाना रस्टिकम की बात करते हैं तो लगभग 3.5 से लेकर 8.5% जो है इसके अंदर क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, ठीक है। जनरली अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर लगभग 90% एरिया पर जो है जो टोबैको ग्रो किया जाता है वो कौन सा है, निकोटियाना टोबैको है। अगर हम निकोटियाना रस्टिकम की बात करते हैं तो मेनली 10% जो पार्ट है उस पर कौन सा ग्रो किया जाता है, निकोटियाना रस्टिकम, ठीक। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बीड़ी पियोगे तो उसके अंदर जो है तंबाकू की मात्रा थोड़ी कम होती है, ठीक है। थोड़ा अगर मान लीजिए आप हुक्का पियोगे तो तंबाकू की मात्रा थोड़ा उसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। और भी चेविंग अगर होता है उनमें तंबाकू की मात्रा क्या होती है, और ज्यादा होती है। जनरली निकोटियाना जो टेबेकम होता है, इस निकोटियाना टेबेकम का यूज जो है वो किसके लिए बनाया किया जाता है, जर्दा एंड बीड़ी के लिए। किसका लिए किया जाता है, जर्दा एंड बीड़ी के लिए, ठीक है। जबकि निकोटियाना रस्टिकम की बात करते हैं तो चेविंग पर्पस से, हुक्का पर्पस से, ठीक है, स्नूफिंग पर्पस से जो है किसका यूज किया जाता है, निकोटियाना रस्टिकम का। एक बार पीडीएफ को देखते हैं। बोटेनिकल नेम की बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, निकोटियाना स्पीसीज। देसी टोबैको की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, निकोटियाना टोबैको, ठीक है, जिसके अंदर निकोटीन कंटेंट कितना पाया जाता है, 0.5 से लेकर 5.5%। और इंडिया के कितने परसेंट एरिया पर यह ग्रो किया जाता है, 90% इसका क्या है, टोटल एरिया है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो विलायती टोबैको, जिसको हम कलकत्ता टोबैको के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम निकोटियाना रस्टिका होता है, जिसका निकोटीन कंटेंट 3.5 से लेकर जो है 8.0 और कई बुक्स के अंदर जो है 8.5% भी ये मेंशन है। आपको 3.5 से 8.0% याद रखना है। एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया कितना है, 10% एरिया पर ये क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। जनरली देसी टोबैको का यूज जो है वो जर्दा और बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है, जर्दा एंड बीड़ी मेकिंग में। जबकि विलायती टोबैको की अगर हम बात करते हैं तो इसका यूज जो है आपका चेविंग पर्पस से हो गया, यानी चबाने के पर्पस से हो गया, या फिर मान लीजिए हुक्का के पर्पस से हो गया, ठीक है। तो इसके लिए जो किया जाता है वो किसका किया जाता है, विलायती या कलकत्ता टोबैको का यूज किया जाता है। फैमिली की बात करें, चाहे तंबाकू की बात करें, पोटैटो की बात करें, आलू की बात करें, मिर्ची की बात करें, ये सब जो है किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओरिजिन की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन पैलेस क्या है, मैक्सिको या फिर सेंट्रल अमेरिका इसे कहा गया है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n बराबर 48, और ये किस नेचर का है, टेट्राप्लॉइड नेचर का है। जनरली जब भी हम टोबैको की बात करते हैं और टोबैको के अंदर निकोटियाना टोबैकम की अगर हम बात करते हैं तो एक आपने ब्रीडिंग के अंदर सर ने आपको पढ़ाया होगा, जब डोमेस्टिकेशन पढ़ाया था तब, निकोटियाना टोबैकम जो है, ठीक है, निकोटियाना टोबैकम की अगर हम बात करते हैं तो किस किस के क्रॉस से मिलकर बना है, तो याद रखना है निकोटियाना टोमेंटोसिफॉर्मिस एंड निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है निकोटियाना टोबैकम जो है वो किस किस के क्रॉस से बनाया गया है, तो याद रखना है निकोटियाना टोमेंटोसिफॉर्मिस और निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस। निकोटियाना टोमेंटोसिफॉर्मिस और निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस दोनों के क्रॉस से जो है किसको बनाया गया है, निकोटियाना टोबैकम को बनाया गया है, ठीक है। ये चीज याद रहेगी। इसके बाद में आपसे 2-3 पॉइंट और यहां से पूछे जा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ पोलिनेशन की बात करें तो किस प्रकार का पोलिनेशन होता है, सेल पोलिनेशन इसके अंदर पाया जाता है। जर्मिनेशन की बात करें तो आपकी चाहे ऑयल सीड की बात हो जाए, वो भी किस प्रकार के होते हैं, इपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। तंबाकू के अंदर भी किस प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है, इपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, रेसिम प्रकार का इसके अंदर क्या पाया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो इसके फ्रूट टाइप से बनता है। इसका फ्रूट टाइप क्या होता है, थ्राइस होता है, ठीक है। आपको 2-3 चीजों के फ्रूट टाइप याद रखना है। एक तो ग्राउंडनट का फ्रूट टाइप याद रखना है। ग्राउंडनट के फ्रूट टाइप को हम क्या बोलते हैं, लोमेंटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोमेंटम। इसी तरीके से टोबैको का जो फ्रूट टाइप है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्राइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थ्राइस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 प्रकार का टोबैको होता है, जैसे कि एक फ्लूक्यूरेट वर्जीनिया टोबैको होता है। इट इज द लिटिल डिफरेंस फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ टोबैको।
It is rise low nitrogen supply in harvest and advanced stage of maturity so that the tobacco might become rich in starch and poor in नाइट्रोजन सब्सटेंसेस। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, एक टोबैको का टाइप है जिसको हम बोलते हैं फ्लूकुरेट वर्जीनिया टाइप, ठीक है। लिटिल डिफरेंस फ्रॉम अदर टाइप ऑफ टोबैको, इट इज राइज लो नाइट्रोजन सप्लाई। नाइट्रोजन की सप्लाई इसमें हम क्या करते हैं, कम करते हैं, यानी नाइट्रोजन जो है यहाँ पर कम दिया जाता है। एंड हार्वेस्ट एट एन एडवांस स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट या इकोनॉमिक पार्ट की हम बात करते हैं वो क्या है, हमारे लिए लीव्स है। क्या है, लीव्स है। यहाँ पर हमें सीड फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है, इस वजह से हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी से पहले ही क्या कर लेते हैं, इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। सो दैट द टोबैको माइट बिकम रिच इन स्टार्च। किसमें रिच होता है, ये स्टार्च के अंदर रिच होता है। पुअर इन नाइट्रोजन सब्सटेंसेस लाइक निकोटीन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज डन बाय प्राइमिंग। देखो आपको ज्यादा यहाँ कॉम्प्लेक्स नहीं होना है, आपको केवल एक चीज याद रखना है, ठीक है, कि फ्लूकुरेट वर्जीनिया जो होता है उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट कम होता है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉन वर्जीनिया टोबैको इज मोर एरिया द एफसीवी टोबैको। नॉन वर्जीनिया जो टोबैको है उसका एरिया किससे ज्यादा है, एफसीवी टोबैको, यानी जो निकोटियाना टेबेकम है वो किस नेचर का है, आपका नॉन वर्जीनिया टाइप के, जबकि जो वर्जीनिया टाइप टोबैको है वो किस नेचर का है, रस्टिनकम प्रकार का है। इसका मतलब यही हुआ यहाँ पर जो है टोबैको इज मॉडल प्लांट फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर आपको पता होगा तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कोई प्लांट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड डेवलप किया गया था वो कौन सा था, आपका तंबाकू था। कौन सा था, टोबैको। इसके बाद में निकोटीन इज फाउंड इन देयर लीव्स एंड इट इज सिंथेसिस इन रूट ऑफ टोबैको एंड सिंथेसिस इन द रूट। जाहिर सी बात है, जब भी हम निकोटीन की बात करते हैं तो निकोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होगा, रूट्स के अंदर होता है, जबकि स्टोरेज कहाँ होता है, इनका लीव्स में होता है। जिस तरीके से हमने एशियन के बारे में बात किया था, प्रोसिक एसिड के बारे में बात किया था, वहां पर भी फॉर्मेशन कहाँ होता था, रूट्स के अंदर होता था, और इनका स्टोरेज कहाँ होता था, लीव्स के अंदर होता था। एक और पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जेनेटिक सीक्वेंसिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग, सॉरी जीनोम सीक्वेंसिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसका पहली बार जीनोम सीक्वेंस किया गया, याद रखना है राइस है। कौन सा है, राइस। आप टॉप पे लिख लेना कि राइस का जो है फर्स्ट टाइम जो है वर्ल्ड में जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया है, ठीक है, जीनोम का पता लगाया गया है, वो कौन सी क्रॉप है, राइस है, ठीक है। इसके बाद में टोबैको इज मॉडल प्लांट फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, निकोटीन इज फाउंड इन देयर लीव्स एंड इट इज सिंथेसिस इन रूट ऑफ टोबैको एंड सिंथेसिस इन द रूट। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि निकोटीन कंटेंट इज फाउंड इन हुक्का। जो हुक्का होता है उसके अंदर क्या होता है, निकोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है। ऐसे लोग जो ज्यादा निकोटीन का सेवन करना चाहते हैं प्राय वो किसका यूज करते हैं, हुक्कू का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में बीड़ी की अगर हम बात करते हैं तो बीड़ी में कितना होता है, 5 to 7.5%। चेविंग यानी जो तंबाकू हम यूज करते हैं चबाने के लिए, हम नहीं मतलब जो यूज करते हैं चबाने के लिए, उसमें कितना होता है 2 to 3%। सिगरेट के अंदर कितना होता है 1 से 2%, ठीक है। तो याद रखना सबसे ज्यादा निकोटीन कंटेंट किसमें होता है, हुक्का में, फिर किसमें होता है, बीड़ी में, फिर किसमें होता है, चेविंग में, और फिर किसमें होता है, सिगरेट के अंदर, ठीक है, याद रहेगा। इट इज अ डे न्यूट्रल प्लांट एंड रबी क्रॉप। ये किस प्रकार का प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है, यानी इसके ऊपर, इसके फ्लावर इनिशिएशन के ऊपर डे लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं होता है। कौन से सीजन की क्रॉप है, रबी सीजन की क्रॉप है। वन फ्रूट ऑफ टोबैको हैज 8000 सीड। एक फ्रूट के अंदर, एक थ्राइस के अंदर कितने सीड पाए जाते हैं, 8000 सीड पाए जाते हैं, ठीक है। अ ग्राम ऑफ टोबैको सीड हैज द 11000 से 12000 सीड। 1 ग्राम टोबैको के अंदर जो है, 1 ग्राम टोबैको के अगर हम बात करें तो उसके अंदर कितने सीड्स आ जाते हैं, 11000 से 12000। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि वन सीड का वेट आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, वन सीड वेट। वन सीड वेट ऑफ टोबैको जो है 0.08 से लेकर जो है 0.09 या 0.12 मिलीग्राम, एवरेज जो है वन सीड वेट ऑफ टोबैको जो है 0.08 से लेकर 0.12 मिलीग्राम होता है, ठीक है। एक तंबाकू के बीज का वजन जो है 0.02 से लेकर 0.12 मिलीग्राम होता है, ठीक है। इसके बाद में नॉर्मल सीड रेट कितनी है, 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 ग्राम के अंदर 11000 से 12000 सीड है, 1 ग्राम के अंदर कितने सीड आ रहे हैं, 11000 से 12000 सीड आ रहे हैं, तो आप तो बोल रहे हो 2 से 3 केजी हमें यूज करना है, इसमें तो बहुत ज्यादा संख्या में जो है हम सीड ग्रो करेंगे।
ऐसा नहीं होता है जनरली यहाँ पर, और बुक्स के अंदर जो मेंशन है ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर गलत मेंशन कर रखा है। याद रखना है जब भी हम टोबैको का कल्टीवेशन करते हैं तो टोबैको के लिए भी जो है नर्सरी प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? नर्सरी लगाते हैं। और नर्सरी का एरिया आपसे पूछा जा सकता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है 100 से 150 मीटर स्क्वायर की नर्सरी जो है वो टोबैको के लिए लगाई जाती है। और टोबैको के लिए नर्सरी के अंदर जो सीड रेट हम यूज करते हैं, सीड रेट जो हम यूज करते हैं लगभग 0.4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर यूज करते हैं। लगभग 0.4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर जो है उसके अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, अगर 1 मीटर स्क्वायर के अंदर, 1 मीटर नर्सरी के अंदर जो है हम कितना सीड यूज कर रहे हैं? 0.4 ग्राम। तो 10,000 मीटर स्क्वायर के अंदर अगर हम नर्सरी लगाएंगे टोबैको की तो कितना सीड हमें रिक्वायर्ड होगा? एक बार कैलकुलेट करके बताइए। यदि मान लीजिए हम टोबैको का कल्टीवेशन जो है करना चाहते हैं, 1 हेक्टेयर के लिए जो नर्सरी प्रिपेयर कर रहे हैं वो कितने एरिया की कर रहे हैं? 100 से 150 मीटर स्क्वायर की कर रहे हैं। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि नर्सरी जो हम बनाएं वो नर्सरी का एरिया जो है वो 1 हेक्टेयर हो। कितना हो? 1 हेक्टेयर। तो इसके लिए सीड रेट कितना रिक्वायर्ड होगा? सीड रेट की कितनी रिक्वायर्ड होगी? जाहिर सी बात है यार, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 0.4 ग्राम, तो 10,000 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा? 0.4। यही होगा। 10,000 यहां पर लिख दिया और 4 डिवाइडेड 10, 10 से 10 कोस हो गया, लगभग कितना आया? 4,000 ग्राम आया। जब 1,000 ग्राम में 1 केजी होता है, 4,000 ग्राम में कितना होगा? 4 केजी होगा। कितना होगा? 4 केजी। जनरली यहां पर आपको याद रखना है, अगर हम बात करें 1 हेक्टेयर सीड रेट की, क्या बात करें? 1 हेक्टेयर नर्सरी के अंदर जो है टोबैको की कितनी सीड रेट लगेगी? तो वो 2 से 3 केजी या 2 से 4 केजी वो रेशियो आता है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि 1 हेक्टेयर के अंदर हम तंबाकू की खेती करना चाहते हैं तो हमें कितना सीड रेट रिक्वायर्ड होगा? तो जाहिर सी बात है 100 इंटू 0.4। ठीक है, ये ग्राम में है तो नीचे अगर हम लिखते हैं तो 4, लगभग हमें केवल 40 ग्राम जो है किसकी आवश्यकता होती है? टोबैको की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो अधिकांश बुक में भी, राजेंद्र प्रसाद की बुक भी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी यही मेंशन है। इस वजह से इसकी नॉर्मल सीड रेट यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है? 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर। 2 पॉइंट आपको लिखना चाहिए कि टोबैको की नर्सरी के लिए जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना होता है? 100 से 150 मीटर स्क्वायर होता है। और 1 मीटर स्क्वायर के अंदर जो हम सीड एप्लीकेशन करते हैं या सीड लगाते हैं वो कितना? 0.4 ग्राम। ये वेरी करता है। जो आपका रस्टिकम होता है उसका बोल्ड सीड होता है, जो टेबेकम होता है उसका सीड जो है वो स्मॉल होता है, लाइट होता है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर याद रखना, डेप्थ ऑफ टोबैको सीड शुड बी लेस देन 1 सेंटीमीटर। जनरली फिंगर ब्लेड हो गया, सिसेम हो गया, तो इनके सीड बड़े माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो जिनके सीड जितना छोटा उनके लिए डेप्थ ऑफ सोइंग भी हम कितना रखते हैं? कम रखते हैं। रीजन क्या है कि अगर सीड की साइज बड़ी होती है तो उसके अंदर फूड स्टोरेज ज्यादा होता है, और ज्यादा डेप्थ पर सोइंग करने के बाद भी जब वो जर्मिनेट होता है तो उसका प्लूमल वाला जो पोर्शन है वो जमीन के ऊपर आ जाता है, यानी वो उसको पोषित करता रहता जब तक कि वो जमीन के ऊपर ना आए। अब सीड की साइज छोटी है और अगर हम उसको डीप सोविंग कर देंगे तो इसके अंदर जो फूड स्टोरेज है वो इसको ऊपर तक लाने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए जितने भी अधिकांश जिनकी सीड साइज छोटी होती है उनको हम अपर सोइल लेयर के अंदर क्या करते हैं? सोविंग करते हैं। इसके बाद डेप्थ ऑफ टोबैको सीड शुड बी लेस देन 1 सेंटीमीटर। सोडिक सोइल इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन बिकॉज एब्जॉर्ब क्लोरीन व्हिच रिड्यूस द बर्निंग क्वालिटी। जनरली अगर हम बात करते हैं तंबाकू के अंदर तो सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है तंबाकू का कि उसकी बर्निंग क्वालिटी शानदार होना चाहिए। बर्निंग क्वालिटी शानदार होने का मतलब क्या है कि एक आपने सिगरेट लिया, एक आपने बीड़ी लिया। ठीक है, बीड़ी को एक बार जलाया, जलाने के बाद आप जैसे ही लेते हो तो 1 मिनट के बाद बुझ जाएगी, वापस आपको प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, वापस उसको जलाना पड़ेगा। 1-2 मिनट और पियोगे तो 1-2 मिनट ज्यादा हो गया, मतलब वापस आपको जलाना पड़ सकता है। लेकिन सिगरेट के अंदर क्या होता है? एक बार अगर आपने जलाया, आपने है ना, एक बार अगर आपने जलाया तो उसके बाद आपको बुझाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब वो पूरी खत्म होगी, उसी के बाद क्या होता है? वो जलती है। इट मींस अगर बर्निंग क्वालिटी की अगर हम बात करें तो किसकी बेस्ट है? सिगरेट की या बीड़ी की? सिगरेट की बेस्ट है। यहां तक समझ में? एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है, याद रखना है, बर्निंग क्वालिटी से रिगार्डिंग। बर्निंग क्वालिटी, बर्निंग क्वालिटी आपसे पूछा जा सकता है कि टोबैको की बर्निंग क्वालिटी, मतलब एक ऑप्टिमम क्वालिटी वाला टोबैको हम किसे कहेंगे? जिसकी बर्निंग स्पीड जो है 2.5 से 3.5 mm पर मिनट हो। यानी 1 मिनट के अंदर कितना तंबाकू जल जाना चाहिए? 2.5 से 3.5 mm वाला अगर तंबाकू जल गया तो वो कौन सा है? बेस्ट है। आई बात समझ में? चलिए, और तंबाकू की जो क्वालिटी है वो किसके द्वारा अफेक्टेड होती है?
क्लोरीन के द्वारा अफेक्ट होती है, ठीक है। क्वालिटी इज मोस्टली अफेक्टेड बाय क्लोरीन, ठीक है। इसलिए तंबाकू के अंदर अगर हम पोटासिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो कभी भी जो है पोटेशियम क्लोराइड का एप्लीकेशन इसके लिए सजेस्ट नहीं किया जाता है। इसके लिए जो पोटासिक फर्टिलाइजर है वो कौन सा रिकमेंडेड किया जाता है? वेरी गुड, पोटासिक फर्टिलाइजर जो इसके लिए रिकमेंडेड किया जाता है वो कौन सा? सल्फेट ऑफ पोटास उसको हम बोल सकते हैं, या सल्फेट ऑफ पोटास बोल सकते हैं, जिसके अंदर जो है कितना परसेंट होता है, या K2SO4 इसे हम बोल सकते हैं। पोटेशियम सल्फेट बोल सकते हैं, जिसके अंदर लगभग 50%, 48 से 50% तक क्या पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है। ये चीज याद रहेगी, ये पॉइंट आप मेंशन कर लीजिए। लिखा क्या आपने बर्निंग क्वालिटी वाला? एक बार इसको लिख लीजिए। बर्निंग क्वालिटी जो है 2.5 से 3.5 mm पर मिनट, मोस्टली अफेक्टेड बाय द क्लोरीन एंड पोटासिक फर्टिलाइजर जो है सल्फेट ऑफ पोटास की अगर हम बात करते हैं K2SO4 इसके अंदर यूज किया जाता है। लिख लिया? चलो, क्या हुआ? चलिए, इसके बाद में क्लोरीन इन इरिगेशन शुड बी लेस देन 50 ppm, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है क्लोरीन से रिगार्डिंग, जो मैं आपको बताना भूल गया। यदि मान लीजिए कि हम टोबैको के अंदर जो है क्लोरीन की बात करें कि कितना परसेंट से क्लोरीन कम होना चाहिए, बात कर रहे हैं टोबैको के अंदर ना, कि हम इरिगेशन वाटर के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तंबाकू की लीव्स के अंदर जो है, लीव्स में जो है क्लोरीन कंसंट्रेशन जो है, क्लोरीन कंसंट्रेशन जो है शुड बी लेस देन 2.5%। कितने परसेंट से कम होना चाहिए? 2.5% से कम होना चाहिए। क्लोरीन की कंसंट्रेशन पत्तियों के अंदर कितने परसेंट से कम होना चाहिए? 2.5% से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लिखा ये? चलिए, इसके बाद में मतलब अगर मैं कहूं कि टोबैको के अंदर क्लोरीन की क्रिटिकल कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 2.5%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोरीन की क्रिटिकल कंसंट्रेशन कितना होता है। क्लोरीन इरिगेशन शुड बी लेस देन 50 ppm। यहां पर किसकी बात हो रही है? इरिगेशन की। इरिगेशन में कितने से कम होना चाहिए? 50 ppm से कम होना चाहिए। K2SO4 फर्टिलाइजर इंप्रूव द बर्निंग एंड रिड्यूस द बर्निंग क्वालिटी, ठीक है। K2SO4 फर्टिलाइजर इंप्रूव द बर्निंग एंड रिड्यूस द बर्निंग क्वालिटी, ये यहां पर गलत मेंशन है, ठीक है। इंप्रूव द बर्निंग क्वालिटी, improve the burning quality. K2SO4 fertilizer improve the burning and burning quality, ठीक है। Avoid the chemicals because residues are accumulated in the leaves, ठीक है। उसके बाद 6 to 8 weeks are required for ready to transplanting to seedling। जनरली जो है लगभग जुलाई के महीने में हम जो है, सॉरी, 1 और 2 अगस्त, एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना भूल गया। जो नर्सरी हम तैयार करते हैं इसका ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो स्टार्ट जो है 1 और 2 वीक ऑफ अगस्त में जो है हमें क्या करना है? नर्सरी स्टार्ट करनी है, और इसको ट्रांसप्लांटिंग कब करना है? 6 to 8 वीक आफ्टर इन मैनफील्ड, ठीक है। तो जनरली ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब हम तंबाकू की नर्सरी तैयार करते हैं तो उसके लिए एरिया कितना चाहिए? 100 से 150 मीटर स्क्वायर। सीड रेट कितनी चाहिए? 0.4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। नर्सरी हम तब तैयार करना चाहिए 1 और 2 वीक ऑफ अगस्त। कितने दिन के बाद हमें ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए? 6 से 8 वीक के बाद। कहां पर? मैनफील्ड के अंदर। याद रहेगा ये पॉइंट? चलिए, इसके बाद में रेबिंग इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ट्रेसेस, वीड और एनी ऑर्गेनिक रिफ्यूज ऑन सोइल सरफेस। जनरली क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप लिख लेना ये लाइन, कि तंबाकू जो है वो हाईली वाटर लॉगिंग सेंसिटिव है, हाईली वाटर लॉगिंग सेंसिटिव है, हाईली वाटर लॉगिंग सेंसिटिव है,
टोबैको इज अ हाईली वाटर लॉगिंग सेंसिटिव क्रॉप। ठीक है, जनरली जब मैंने आपको ड्रेनेज पढ़ाया था तो उस समय भी बताया था कि तंबाकू के अंदर क्या होता है कि जब लंबे समय तक वाटर लॉगिंग कंडीशन रहती है और एक साथ अगर मान लीजिए धूप निकलती है, सनी कंडीशन आती है, तो उसकी वजह से इसके अंदर एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है जिसको हम फ्लूपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूपिंग। तो एक वर्ड और आप लिख लेना, फ्लूपिंग इज रिलेटेड टू टोबैको। फ्लूपिंग किससे रिलेटेड है? टोबैको से रिलेटेड है। जब मैंने आपको ड्रेनेज पढ़ाया था तो वहां पर बताया था फ्लूपिंग जो है जब लंबे समय तक वाटर लॉगिंग कंडीशन रहता है और उसके बाद में एक साथ अगर सनी कंडीशन आती है तो उसकी वजह से जो है कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर टोबैको के अंदर हो जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूपिंग कहा जाता है। ठीक है, रेबिंग का संबंध किससे है आपसे पूछा जा सकता है। जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी तैयार करते वक्त या फिर मैन फील्ड के अंदर जो है टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, रबी सीजन के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, विल्ट जो टोबैको के अंदर लगता है डिजीज उसको कम करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी घास फूस होते हैं उनको हल्का जो है लाइट उसको जला देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है और विल्ट का अटैक जो है वो थोड़ा कम होता है। तो रेबिंग इज रिलेटेड टू टोबैको, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सीक्वेंस जो आपको याद रखना है। पहले टोपिंग करेंगे, टोपिंग के बाद डीसकरिंग, डीसकरिंग के बाद प्राइमिंग और प्राइमिंग के बाद क्यूरिंग। सबसे फर्स्ट वर्ड आता है टोपिंग। देखो टोपिंग और निपिंग बोथ आर सिमिलर बट इनको जो है वो अलग अलग क्रॉप के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। टोपिंग का मतलब क्या है? टॉप पोर्शन को रिमूव करना क्या कहलाता है? टोपिंग कहलाता है। अब हम टॉप पोर्शन को रिमूव क्यों कर रहे हैं? टोबैको के अंदर हम टॉप पोर्शन को इसलिए रिमूव कर रहे हैं कि हमें हाइट नहीं बढ़ाना है, हमें क्या करना है? नंबर ऑफ ब्रांचेस को बढ़ाना है। नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेगी तो नंबर ऑफ लीफ का फॉर्मेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इस वजह से हम टॉप पोर्शन को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी टॉप पोर्शन को बनाने में काम आ रही थी वो ब्रांचेस को बनाने में काम आएगी। ब्रांचेस मींस उसके अंदर लीफ फॉर्मेशन के लिए काम आएगी। तो इसलिए टोबैको के अंदर क्या किया जाता है? टोपिंग किया जाता है। टोपिंग के बाद आता है डीसकरिंग। डीसकरिंग का मतलब क्या है कि जो सकर्स निकलते हैं उनको क्या करना है? हमें रिमूव करना है। उसको हम क्या बोलते हैं? डीसकरिंग कहा जाता है। फिर आता है आपका प्राइमिंग। प्राइमिंग का मतलब जो है टोबैको के अंदर हार्वेस्टिंग का जो मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमिंग कहा जाता है। यानी जो पत्तियां मैच्योर हो चुकी है उन पत्तियों को हमें क्या करना है? रिमूव करना है, हटाना है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्राइमिंग कहा जाता है। प्राइमिंग के बाद क्या है? क्यूरिंग। जनरली आपने देखा होगा कि अगर बीड़ी थोड़ी सी पानी में भीग जाती है तो उसको जलाने में क्या आती है? दिक्कत आती है। यानी अगर मॉइस्चर अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है टोबैको की जो बर्निंग क्वालिटी है वो क्या होती है? अफेक्ट होती है। यानी प्रॉपर हमें मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूरिंग कहा जाता है। तो फर्स्ट वन है टोपिंग। टोपिंग का मतलब क्या है? रिमूव ऑफ टर्मिनल बड विद और विदाउट सम ऑफ द टॉप लीव्स जस्ट बिफोर और आफ्टर द इमरजेंस ऑफ फ्लावर हेड। फ्लावर हेड बनने के पहले जो है या उसके बाद में जो है टर्मिनल बड को, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है, टर्मिनल बड को विद और विदाउट सम ऑफ द टॉप लीव्स, या तो टॉप पत्तियों के साथ में या फिर विदाउट टॉप लीव्स के साथ में जो है टर्मिनल बड को रिमूव करना क्या कहलाता है? टोपिंग कहलाता है। ठीक है, टोपिंग इंक्रीज द थिकनेस ऑफ लीव्स एंड वेट। तो जाहिर सी बात है टोपिंग जो है वो किसको इंक्रीज करता है? आपके लीव्स एंड और उनके वेट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। जब टॉप पोर्शन रिमूव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी जो है लीफ फॉर्मेशन के अंदर काम आएगी। टोपिंग causes the uniform ripening of leaves and high quality of leaves. टोपिंग एंड डिसकरिंग इज टू डाइवर्ट एनर्जी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, टू डाइवर्ट द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम फ्लोरल हेड टू लीव्स। जनरली क्या होता है? टोपिंग और डीसकरिंग। डीसकरिंग का मतलब क्या है कि जो सकर्स निकलते हैं रूट के बेसल पोर्शन से उनको रिमूव किया जाता है, और दोनों को रिमूव करेंगे तो जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीव्स को फॉर्मेशन करने में ज्यादा काम आएगा, इसकी थिकनेस को बढ़ाने में काम आएगा, और हमारे लिए इकोनॉमिक पोर्शन जो है वो कौन सा है? आपका लीव्स है। ठीक है, तो याद रखना ये दोनों जो है किसका काम करते हैं? डाइवर्ट एनर्जी का काम करते हैं। कौन कौन? टोपिंग और डीसकरिंग। आफ्टर टोपिंग शुड डन एल्स टोपिंग बिकम इनइफेक्टिव। आफ्टर टोपिंग शुड, देखिए अगर मान लीजिए हम डीसकरिंग के बाद टोपिंग करते हैं, यहां पर मैं थोड़ा सा पॉइंट गलत है कि टोपिंग एंड आफ्टर टोपिंग शुड डन एल्स टोपिंग बिकम इनइफेक्टिव। यहां पर कहने का मतलब यह है कि आफ्टर डीसकरिंग, यहां पर लिखना आफ्टर डीसकरिंग, एक पॉइंट लिख लो, आफ्टर डीसकरिंग टोपिंग इज इनइफेक्टिव। डीटोपिंग इज इनइफेक्टिव। डीसकरिंग के बाद में अगर हम टोपिंग करेंगे तो वो क्या होती है? इनइफेक्टिव होती है। कहने का मतलब यहां पर ये है। ठीक है, डीसकरिंग का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ लेटरल और सकर्स ऑफ टोबैको इज नोन एज
डीसकरिंग, उसे क्या कहा जाता है, डीसकरिंग कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, इसको आप कट कर लेना। केमिकल फॉर डीसकरिंग, डीसकरिंग के लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं उसका नाम क्या है, 2% मैलिक हाइड्रोजाइड और NaA यानी नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, इन दोनों का यूज हम किसमें करते हैं, डीसकरिंग के लिए करते हैं। प्रीमिंग का मतलब क्या है, प्रीमिंग का मतलब मैंने कहा था कि जो मैच्योर लीफ ऑफ टोबैको है उनको रिमूव करना क्या कहलाता है, प्रीमिंग कहलाता है। क्यूरिंग का मतलब क्या है, ड्राई ऑफ ग्रीन लीव्स ऑफ टोबैको, जो तंबाकू की हरी पत्तियां उनको सुखाना क्या कहलाता है, क्यूरिंग कहलाता है। एक चीज आपको यहां पर याद रखना है कि जनरली जो हम प्रीमिंग करते हैं वो लगभग 70 to 75 डेज आफ्टर, 70 to 75 डेज आफ्टर प्लांटिंग, डेज आफ्टर प्लांटिंग, प्लांटिंग करने के कितने दिन के बाद हमें प्रीमिंग करते हैं, जनरली याद रखना है 70 से 75 दिन के बाद। कितने दिन के बाद, 70 to 75 डेज आफ्टर प्लांटिंग जो है हम क्या करते हैं, प्रीमिंग करते हैं। ठीक है, प्रीमिंग इज डन 70 to 75 डेज आफ्टर प्लांटिंग। जनरली प्रीमिंग इज डन 70 to 75 डेज आफ्टर प्लांटिंग। ठीक है, इसके बाद क्यूरिंग हो गया। क्यूरिंग इज डन फॉर चेंजिंग द कलर एंड रिड्यूस द क्लोरोफिल कंटेंट आफ्टर हार्वेस्टिंग फॉर इंप्रूव द क्वालिटी, कलर, टेक्सचर एंड एरोमा ऑफ लीव्स ऑफ टोबैको। जनरली तंबाकू की पत्तियों की जो एरोमा है, उनकी टेक्सचर है, उसको इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूरिंग। अगर आपसे पूछा जाए क्यूरिंग का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो याद रखना है रिमूव द मॉइस्चर। क्या है, रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द लीफ, ये जो है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, उसके बाद में आपको याद रखना है कलर, टेक्सचर और एरोमा के लिए भी जो है हम क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। स्टाक कट मेथड के अंदर कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो टोबैको की कटिंग करने का जो मेथड है वो क्या है आपका, स्टाक कट मेथड है। एंटायर टोबैको प्लांट एट वंस बाय कटिंग द स्टाक वेरी क्लोज टू द ग्राउंड एंड हार्वेस्ट बीडी टोबैको व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ टॉप लीव्स डेवलप रेड रस्टी स्पॉट नोन एज स्पेंगल्स। यहां पर दो मेथड है, एक स्पेंगल है और एक जो है आपका स्टाक कट मेथड है। ठीक है, दोनों के अंतर क्या है कि मान लीजिए जैसे आपने इस तरीके से तंबाकू यहां पर लगा हुआ है, तो हम इस ग्राउंड पोर्शन से इस पूरे तंबाकू के प्लांट को रिमूव करेंगे तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्टाक कट मेथड बोलते हैं। स्टाक का मतलब स्टेम से रिगार्डिंग बात की जाती है, तो पूरे स्टेम वाले पार्ट को हम कट कर दिए तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टाक कट मेथड कहा जाता है। जबकि स्पेंगल्स मेथड के अंदर क्या किया जाता है, जो पत्तियां मैच्योर हो जाती है केवल उन्हीं को ही रिमूव करना क्या कहलाता है, स्पेंगल कहलाता है। ठीक है, और स्पेंगल मेनली किसमें फॉलो किया जाता है, आपके बीडी टोबैको के अंदर। व्हेन द मेजॉरिटी टॉप लीव्स डेवलप रेड रस्टी स्पॉट, कौन से, रेड रस्टी स्पॉट कलर की हो जाती है तो उसको रिमूव किया जाता है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्पेंगल। जनरली आपसे पूछा जा सकता है कि टोबैको की जो मैच्योर लीव्स होती है जिनका कलर रेड हो जाता है उनको रिमूव करना कौन सा मेथड है, तो स्टाक मेथड है या स्पेंगल मेथड है, तो याद रखना है स्पेंगल मेथड है। अब जो है क्यूरिंग के अलग अलग तरीके हैं, जिसके अंदर फ्लू क्यूरिंग है, एयर क्यूरिंग है। याद रखना है फ्लू क्यूरिंग की अगर हम बात करते हैं तो सोर्स ऑफ एनर्जी इज आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर। यहाँ पर क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर यहाँ पर यूज किया जाता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर जो है वो मेंटेन रहता है। और जनरली ये किसके लिए बनाई जाती है, सिगरेट टोबैको के लिए। किसके लिए, सिगरेट टोबैको के लिए। मतलब लार्ज एरिया पर, जैसे कि सबसे अच्छा टोबैको का कल्टीवेशन भारत के अंदर राजमुंदरी जो आंध्र प्रदेश के अंदर होता है, तो वहां पर बड़ी बड़ी कंपनी आपने सुना होगा, आईटीसी का नाम आपने सुना होगा, आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी जिसका नाम है, लेकिन कंपनी का नाम टोबैको कंपनी है, लेकिन वर्तमान में आईटीसी का हर प्रोडक्ट आता है। आपकी नोटबुक्स भी जो है वो आईटीसी की आती है, हर चीज जो है आजकल मार्केट में आईटीसी की मिल रही है। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है तो वो रैपिड जो है वो मॉइस्चर को रिमूव करना चाहती है, टोबैको की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहती है, तो जो कंट्रोल्ड कंडीशन वो फॉलो करते हैं। तो जाहिर सी बात है किसके लिए, सिगरेट टोबैको के लिए। तो याद रखना है फ्लू क्यूरिंग जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, सिगरेट टोबैको के लिए। एयर क्यूरिंग की अगर हम बात करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी इज एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कैरिड आउट बाय एयर, मोस्ट डन इन द रैपिंग टोबैको। किसके लिए, रैपिंग टोबैको के लिए कौन सी क्यूरिंग की जाती है, एयर क्यूरिंग की जाती है। इसके अलावा आपके सन क्यूरिंग होती है। सन क्यूरिंग का मतलब तंबाकू की हार्वेस्टिंग आपने सूर्य भगवान के सामने रख दिया, धीरे धीरे वो क्या करते जाएंगे, मॉइस्चर को रिमूव करते जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं सन क्यूरिंग। ठीक है, इसके अंदर जो है एयर क्यूरिंग के अंदर कई सारे टाइप है, जैसे कि ग्राउंड क्यूरिंग। ग्राउंड क्यूरिंग का मतलब क्या है, लेकर आए तंबाकू को और ग्राउंड के अंदर हीप खोदा, गड्ढा खोदा और उसके अंदर फिलअप कर दिया, तो उससे भी जो है वो मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। इसको हम हीप ऑफ टोबैको ऑन ग्राउंड बोला जाता है। रेक क्यूरिंग का मतलब क्या है कि बंडल को हम टाइप करेंगे कई सारी पत्तियों को, और जिस तरीके से हम जूट की स्ट्रिंग करते थे, ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कि जो बांस की लकड़ियां होती है उनके ऊपर जब जूट होता है तो जूट के बीच में जो है
जो जूट होता है उसके बीच में हम लगा देंगे या लपेट देंगे उनको, तो उससे क्या होगा कि मॉइस्चर कंटेंट जो है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? रेक क्यूरिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है पिट क्यूरिंग। टोबैको इज पुट इन द पिट फॉर क्यूरिंग। आर्क लीव्स इज पैरेस बिटवीन द टोबैको लीव्स फॉर इंक्रीज द पंजेंसी ऑफ क्यूरेट टोबैको। ठीक है, तो पिट क्यूरिंग किससे संबंधित है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक है आपका फायर क्यूरिंग। फायर क्यूरिंग का मतलब क्या है कि सोर्स ऑफ एनर्जी इज फायर। यहां पर जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? फायर है, स्मोक है, धुआं है। और मेनली जो है वो कौन से टोबैको के लिए की जाती है? चेविंग टोबैको के लिए। सन क्यूरिंग की बात करते हैं तो सोर्स ऑफ एनर्जी सन, मोस्टली डन इन द बीड़ी टोबैको। गरीब आदमी बीड़ी पीते हैं तो वो क्या करेंगे? जैसे लेके आएंगे और उसको सन के सामने रख देंगे, भाई धीरे धीरे मॉइस्चर खत्म हो जाएगा और उसके बाद में हम क्या करेंगे? बीड़ी में यूज कर लेंगे। तो दो क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं बच्चों कि बीड़ी टोबैको के लिए किस प्रकार की क्यूरिंग हम फॉलो करते हैं, तो याद रखना है सन क्यूरिंग जो है यहाँ पर फॉलो की जाती है। उसके बाद में ये कुछ वेराइटीज है जो थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, एफसीवी टोबैको की कुछ वेराइटी, जय श्री, हेमा, कंचन, श्रीवान्या। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पर जो है नहीं है। इसमें एक प्रभात, विश्वनाथ, नट्टू स्पेशल, मोस्ट इंपोर्टेंट नट्टू टोबैको की जो है नट्टू स्पेशल और भैरवी। भैरवी जो है इसकी एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है। पिका टोबैको, देखो अलग अलग रीजन के अंदर पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के नाम पे जो है इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। चेरट और लंका टोबैको की कुछ है। भवानी स्पेशल मोस्ट इंपोर्टेंट है चेरट और लंका टोबैको की। हुक्का अगर आप पीना चाहते हो तो आपको सोना, पटियाली या फिर धारला, इस प्रकार की जो वेराइटी है उनका आपको हुक्का पीना चाहिए। मतलब पीना नहीं चाहिए, मतलब अगर हो मन तब करना है। ठीक है, वैसे आपको जो है ज्यादा वेराइटीज पर ध्यान नहीं देना है। समझ में आई बात? ये थोड़ा बहुत आपका टैबूको का पोर्शन था जो हमने कवर किया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्रॉप है आपकी राइस। और राइस थोड़ा सा अपन डीप में पढ़ेंगे। एक बार बेसिक बेसिक पार्ट देख लेते हैं राइस के बारे में। चलो राइस को ऐसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्रॉप है आपकी राइस। ठीक है, और राइस की अगर हम बात करते हैं तो राइस को क्या बोला जाता है? चलो धान किसको बोलोगे आप, राइस को या पेड़ी को? चलो दो वर्ड में आपके सामने लिख रहा हूं, एक धान है और एक चावल है। ठीक है, किसको आप पेड़ी बोलोगे, किसको आप राइस बोलोगे? धान को क्या बोलोगे? पेड़ी बोलोगे। और चावल को क्या बोलोगे? राइस बोलोगे। वेरी गुड। ठीक है, ऐसा ही कहा जाता है इनको। ठीक है, देखो राइस की अगर हम बात करते हैं तो जनरली फील्ड कंडीशन के अंदर राइस राइस नहीं होता है, वो जनरली पैडी होता है। जब उसके ऊपर से आप जो लेमा और पेलिया जो है, हस्क वाला जो पोर्शन है, उसको आप रिमूव कर देते हो, उसके बाद जो ग्रेन आपके सामने निकल के आता है वो होता है आपका राइस। एक बार इसके कुछ बेसिक पार्ट्स को हम कवर करते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर हम बात करते हैं इसके बोटेनिकल नेम के बारे में, तो इसका नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? ग्रामिनिया पोएसी है। 2n नंबर की बात करें तो 24 है। पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन किस प्रकार का पाया जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। C3 है या C4 है तो याद रखना है किस प्रकार का है? C3 प्लांट है। ठीक, C4 कौन बोला है? ठीक है, C3 प्लांट है। इसके बाद में अगर हम जर्मिनेशन की बात करते हैं तो सीरियल क्रॉप है, यानी किस प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। इसके बाद में शॉर्ट डे प्लांट होता है या लॉन्ग डे प्लांट होता है, तो जाहिर सी बात है खरीफ की क्रॉप है तो किस प्रकार का होगा? शॉर्ट डे प्लांट होगा। ठीक है, ये चीज आपको पता है। इसके बाद में अगर इसके इन्फ्लोसेंस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं इन्फ्लोसेंस या पुष्पक्रम की बात करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेनिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेनिकल। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, इसका जो जीनस होता है उस जीनस का नाम क्या है? ओराइजा। कौन सा जीनस है? ओराइजा। इस ओराइजा जीनस के अंदर जो है टोटल स्पीसीज की बात करते हैं, टोटल स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो कितनी है? 24 स्पीसीज है। कितनी स्पीसीज है? 24। इन 24 स्पीसीज में से अगर हम कल्टीवेटेड स्पीसीज की बात करें, कल्टीवेटेड स्पीसीज की बात करते हैं तो कल्टीवेटेड स्पीसीज जो है केवल जो है कितनी है? 2 है। और उन दो कल्टीवेटेड स्पीसीज का नाम क्या है? एक ओराइजा सेटाइवा है और एक ओराइजा ग्लेबेराइमा। फर्स्ट वन ओराइजा सेटाइवा और सेकंड कौन सी हो जाएगी? ओराइजा ग्लेबेराइमा। यही है। जनरली ओराइजा सेटाइवा की बात करें तो एशियाटिक रीजन के अंदर जो ग्रो की जाती है वो कौन सी है? आपकी ओराइजा सेटाइवा है। जबकि अफ्रीका वाला जो रीजन है वहां पर कौन सी ग्रो की जाती है? आपकी ग्लेबेराइमा। यहां से एक दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओराइजा सेटाइवा की बात करें तो इसके भी कुछ इको टाइप्स हैं जो आपने पढ़ा होगा। एक इंडिका है, एक
जाओनिका है, एक जेपोनिका है, ठीक है। इंडिका मींस ओराइजा सेटाइवा, इंडिका मींस कहां पर ग्रो किया जाता है, इंडिया के अंदर। जेपोनिका की बात करें तो ये इंडोनेशिया के अंदर, जेपोनिका की बात करते हैं तो ये जापान के अंदर, ठीक है। याद रहेगा, ओराइजा सेटाइवा इंडिका कहां पर, इंडिया में। ओराइजा सेटाइवा जेपोनिका कहां पर, इंडोनेशिया में। ओराइजा सेटाइवा जेपोनिका कहां पर, जापान के अंदर। इन तीनों में से सबसे छोटी हाइट कहां के लोगों की होती है, आपने देखा होगा जापान के लोग बड़े छोटे छोटे होते हैं, तो सबसे ड्वार्फ जो है, सबसे ड्वार्फ कौन होते हैं, जापान के होते हैं। सबसे लंबे अगर आप देखो अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति कहां मिलते हैं, इंडिया के अंदर मिलते हैं। तो सबसे टॉल जो है वो कौन होते हैं, इंडिया वाले होते हैं, ठीक है। इसके बाद में ओराइजा ग्लेबेराइमा की बात करते हैं, तो ओराइजा ग्लेबेराइमा जो है मेनली कहां पर, आपके अफ्रीका जो रीजन है, ठीक है, अफ्रीका जो है वहां पर कौन सा ग्रो किया जाता है, ओराइजा ग्लेबेराइमा। तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल स्पीसीज कितनी है, 24, कल्टीवेटेड कितनी है, 2 है। इसके बाद में इसके कुछ वाइल्ड स्पीसीज है जो आपको याद रखना है, वाइल्ड स्पीसीज, ठीक है, जिसको हम वाइल्ड राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइल्ड राइस। और वाइल्ड राइस जो है वो 2 प्रकार का है, एक एनुअल है और एक पेरेनियल है, एक एनुअल है और एक पेरेनियल है। एनुअल वाइल्ड राइस की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम है ओराइजा निवोरा। क्या है, ओराइजा निवोरा। और पेरेनियल राइस की बात कर, पेरेनियल वाइल्ड राइस की बात करते हैं तो ओराइजा रूफी पोगोन। क्या है, ओराइजा रूफी पोगोन। अगर आपसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि एनुअल वाइल्ड राइस का नाम क्या है, तो एनुअल वाइल्ड राइस का नाम क्या है, ओराइजा निवोरा। पेरेनियल वाइल्ड राइस का नाम क्या है, ओराइजा रूफी पोगोन। इसके अलावा राइस एक और प्रकार का होता है, मैंने आपको जब वीड पढ़ाया था तो बताया था, एक होता है जंगली राइस। कौन सा होता है, जंगली राइस। और कोले जो है आजकल किस तरीके से हो गए, जंगल की तरह हो गए हैं ना, लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो याद रखना है इकाइनोक्लोआ, इकाइनोक्लोआ कोलोनम, ठीक है। तो याद रखना है जंगली राइस किसे कहा जाता है, इकाइनोक्लोआ कोलोनम को कहा जाता है। वाइल्ड राइस जो है एनुअल पूछा जाए तो ओराइजा निवोरा, पेरिनियल पूछा जाए तो ओराइजा रूफी पोगोन, ठीक है। टोटल जो है 24 स्पीसीज है, जिसमें से केवल 2 कल्टीवेटेड है, ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लेबेराइमा। ओराइजा सेटाइवा इंडिका जेपोनिका जापोनिका है। इंडिका में भी फिर असमन बोरो आ जाते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। ओराइजा ग्लेबेराइमा मेनली अफ्रीका के अंदर ग्रो किया जाता है। वाइल्ड राइस की अगर हम बात करते हैं तो एनुअल ओराइजा निवोरा है। पेरेनियल की अगर हम बात करते हैं तो ओराइजा रूफी पोगोन है। जंगली राइस का नाम क्या है, इकाइनोक्लोआ कोलोनम है। क्या है, इकाइनोक्लोआ कोलोनम, ठीक है। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये पूछा जाता है कि अगर हम एशिया की बात करते हैं, ठीक है, तो एशिया के अंदर जो है सबसे ज्यादा अगर कोई क्रॉप ग्रो की जाती है तो उसका नाम क्या है, राइस है। कौन सा है, राइस। और राइस जितना ग्रो किया जाता है उसका लगभग 90% एरिया, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, वो तीनों कहां पर है, एशिया के अंदर है। तो मेनली राइस का कल्टीवेशन कहां किया जाता है, एशिया के अंदर किया जाता है। एशिया मतलब चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, हमारा पाकिस्तान हो गया, इस रीजन के अंदर इसका क्या किया जाता है, ज्यादा कल्टीवेशन किया जाता है। इस वजह से वर्ल्ड लेवल पर अगर बात की जाती है तो व्हीट को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है कंपेयर टू राइस, ठीक है। इसके बाद में 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है, 1-2 फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। नेरिका, नेरिका क्या है, नेरिका की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, न्यू राइस ऑफ अफ्रीका, न्यू राइस ऑफ अफ्रीका। न्यू राइस ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है, नेरिका को कहा जाता है, नेरिका, ये CA है, नेरिका, न्यू राइस ऑफ अफ्रीका। नेरिका की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, नेरिका की फुल फॉर्म क्या है, न्यू राइस ऑफ अफ्रीका, न्यू राइस ऑफ अफ्रीका, ठीक है। चलिए, जर्मिनेशन की बात करें तो हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। फ्रूट टाइप की अगर हम बात करते हैं तो कैरियोप्सिस। इन्फ्लोरेसेंस यहां पर आप पेनिकल लिखना, ठीक है, यहां पर आप इन्फ्लोरेसेंस जो है वो पेनिकल लिखना, पेनिकल। इन्फ्लोरेसेंस जो है, अच्छा ये वीट है क्या, अपन वीट के बारे में पढ़ रहे थे। आ गया, चलिए, पेडी, ठीक है। बोटेनिकल नेम की बात करते हैं तो ओराइजा सेटाइवा। फैमिली की बात करें तो ग्रेमिनी, ग्रास फैमिली या पोएसी। ओरिजिन पैलेस की बात करते हैं तो क्या है, साउथ ईस्ट एशिया, जिसको हम शॉर्ट में SEA भी बोलते हैं। जबकि
साउथ वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो किस किस का ओरिजिन पहले से आपके वीट का है और ग्राम का है, ठीक है, याद रखना है। साउथ ईस्ट एशिया किसका है, राइस का है, जबकि साउथ वेस्ट एशिया किसका है, वीट और ग्राम। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24, टाइप ऑफ पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेटेड, जर्मिनेशन जो है हाइपोजियल, फ्रूट टाइप की बात करें तो कैरियोप्सिस, इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो ओपन पेनिकल, प्रोटीन ऑफ पेडी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ओराइजीन कहा जाता है, जबकि जीन प्रोटीन किसे कहा जाता है, मेज की जो प्रोटीन होती है उसको जीन प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन जो है वो कितना पाया जाता है, 6 to 7% पाया जाता है, जबकि फैट कंटेंट कितना होता है, 2.5% होता है। There are 24 species of paddy crop, out of which only 2 species have been known for their commercial value being used for cultivation. 24 स्पीसीज में से 2 ही ऐसी स्पीसीज है जिनका कल्टीवेशन किया जाता है, और 2 स्पीसीज कौन कौन सी है, एक ओराइजा सेटाइवा है और एक आपका ओराइजा ग्लेबेराइमा है, ठीक है। तो ओराइजा सेटाइवा एशियन राइस जिसे कहा जाता है, एशिया के अंदर जो ग्रो किया जाता है, इसके अंदर इंडिका, जैपोनिका और जावोनिका है। इंडिका की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर मेनली ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी ट्रॉपिकल मेनली इंडिया के अंदर ग्रो किया जाता है। अगर जैपोनिका की बात करते हैं तो जापान के लोगों को ऐसी में रहने की आदत ज्यादा है, यानी टेम्परेट कंडीशन के अंदर जो राइस ग्रो किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैपोनिका राइस, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल कंडीशन, ठीक है, और ये कहाँ है, जापान में। जैवोनिका राइस की बात करते हैं तो इट इज वाइडली मेनली ग्रोन इन इंडोनेशिया। ओराइजा ग्लेबेराइमा कहां पर ग्रो किया जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जो है ग्रो किया जाता है। एवरेज टेम्परेचर की बात करते हैं तो कितना है, 21 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन की बात करते हैं तो 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। ब्लूमिंग की बात करते हैं, फ्लावरिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखना है, 26.5 से लेकर 29.5 डिग्री सेल्सियस। नर्सरी की बात करते हैं तो नर्सरी जो है, वेट नर्सरी फॉर टाइमली ट्रांसप्लांटिंग 25 to 30 डेज ऑल सीडलिंग आर आइडियल। जनरली अगर हम नर्सरी की बात करते हैं तो राइस का 1 हेक्टेयर के अंदर अगर हम कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो नर्सरी एरिया जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो लगभग 1000 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 1000 मीटर स्क्वायर। मतलब हम बोल सकते हैं कि जितने एरिया में हमें कल्टीवेट करना है उसका 1/10 एरिया जो है हमें नर्सरी के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। जबकि अगर हम बात करें आपके टोबैको की, तो टोबैको के अंदर कितना चाहिए हमें, 100 से 150 मीटर स्क्वायर। कितना चाहिए, 100 to 150 मीटर स्क्वायर एरिया इज सफिशिएंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ टोबैको इन 1 हेक्टेयर एरिया, ठीक है। इसके बाद में ट्रांसप्लांटिंग का ड्यूरेशन आपको याद रखना है कितना है, 25 to 30 डेज ओल्ड सीडलिंग। जनरली क्या होता है कि राइस जो है मेनली खरीफ सीजन की क्रॉप है, और ऐसे एरिया जहां पर बारिश ज्यादा होती है और या फिर ट्रांसप्लांटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है एक आइडियल कंडीशन के अंदर, और फार्मर अगर लेट हो जाता है तो उस केस के अंदर ट्रांसप्लांटिंग का पीरियड थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अभी इसमें नेक्स्ट पॉइंट में आएगा। वेट नर्सरी की बात करते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग 25 to 30 डेज ओल्ड सीडलिंग की हमें करना चाहिए। डिले ड्राई सीजन ट्रांसप्लांटिंग जो है वो हमें कब करना चाहिए, 40 to 45 डेज आफ्टर सीडलिंग, ठीक है। ड्राई नर्सरी जो है 25 to 30 डेज रेडी टू ट्रांसप्लांट। नॉर्मली नर्सरी एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 10% ऑफ टोटल कल्टीवेटेड एरिया मींस 1000 मीटर स्क्वायर। सीड रेट फॉर ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है कितना है, 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर। कितना है, 80 to 100 केजी पर हेक्टेयर। और इसकी स्पेसिंग की बात करते हैं तो जनरली स्पेसिंग जो है 20 into 10 सेंटीमीटर स्क्वायर रखी जाती है। आपको ज्यादा याद नहीं रहे तो राइस के अंदर आपको सीड रेट याद रखना है, वीट के अंदर आपको सीड रेट याद रखना है, कुछ क्रॉप प्लांट स्पेसिफिक है जिनके अंदर आपको सीड रेट याद रखना है। डेपोक मेथड ऑफ नर्सरी की बात करते हैं तो डेपोक मेथड ऑफ नर्सरी का उत्पत्ति कहां पर हुआ था, IRRI फिलीपींस में हुआ था, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहां है, मनीला फिलीपींस के अंदर है। डेपोक नर्सरी के अंदर क्या किया जाता है कि जो जनरली आपके पत्ते होते हैं, नारियल के जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर क्या किया जाता है, सीड को मॉइस्चर्ड किया जाता है और वहां पर उनकी सीडलिंग को तैयार किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेपोक मेथड ऑफ नर्सरी बोलते हैं। नर्सरी एरिया आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखना है, 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो आइडियल है, ठीक है। सीड रेट की बात करते हैं तो 1 और 3 केजी पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के अंदर आपको कितना सीड चाहिए, 1.5 से लेकर 3 केजी है, 1.5 करना है यहाँ पर, 1.5 से लेकर 3 केजी पर मीटर स्क्वायर। अगर अपन देखते हैं तो लगभग 90 केजी जो है आपको सीड यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा 1 हेक्टेयर के अंदर कल्टीवेट करने के लिए, क्योंकि 3 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 90 केजी आ जाएगा, ठीक है, या फिर 75 से 90 केजी अकॉर्डिंग टू 3, ठीक है। और उसका अगर आप हाफ करते हो तो वो अकॉर्डिंग टू 1.5। तो जनरली यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डेपोक नर्सरी के अंदर जो है एरिया कितना रिक्वायर्ड होता है, तो 25 से 30 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपको कितना सीड रेट चाहिए वो आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। Seedling from 1 meter square area sufficient for transplanting in 200 to 250 मीटर स्क्वायर फॉर डेपोक। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर जो सीडलिंग तैयार कर रहे हैं
वो कितने एरिया के लिए सफिशिएंट है, 200 से 250। तो जाहिर सी बात ये कैसे आया कि आपने जो है 10,000 मीटर स्क्वायर ऊपर लिखा और नीचे 25 से डिवाइड किया तो 200 से 250 आ गया। ठीक है, तो जनरली ये पॉइंट यहाँ पर कंफ्यूजिंग के लिए है, आपको याद रखना है। डेट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग फॉर नॉर्मल प्लांटिंग जो है वो 21 से 25 ऑल डे सीडलिंग आर रिकमेंडेड। ठीक है, अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, एसआरआई है, जिसको हम श्री मेथड भी बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं। कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आई का मतलब क्या है, तो याद रखना है इंटेंसिफिकेशन है। किसने इंट्रोड्यूस किया था, मेडागास्कर ने, मेडागास्कर में जो है हेनरी डी लाउनी नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। नर्सरी एरिया आपको याद रखना है इसमें कितना होता है, 1% जो है इसका क्या होता है, नर्सरी एरिया होता है। मींस 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर अगर हमें कल्टीवेट करना है तो केवल और केवल जो है 100 मीटर स्क्वायर एरिया रिक्वायर्ड होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा राइस के अंदर नर्सरी मेथड है जिसके अंदर सबसे कम एरिया की रिक्वायर्ड होती है, तो याद रखना है एसआरआई मेथड है। ठीक है, और इसके बाद एक क्वेश्चन जो है बीएचयू के अंदर भी पूछा गया था 2020-19 के अंदर, किसकी सीड रेट कितनी होती है, तो 6 टू लेकर 8 केजी पर हेक्टेयर होती है। और पर्टिकुलर अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी है, याद रखना है, अगर इस तरीके से आए कि 7.5 है या इस तरीके से एवरेज दे रखा हो तो आपको 7.5 केजी पर हेक्टेयर याद रखना है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद के अंदर जो है 7.5 केजी पर हेक्टेयर मेंशन है। सीड रेट ऑफ हाइब्रिड राइस की अगर हम बात करते हैं तो 15 केजी पर हेक्टेयर है। जनरली हमने देखा है कि जितने भी हाइब्रिड क्रॉप्स हैं या हाइब्रिड वेराइटीज हैं उनकी सीड रेट जनरली कम होती है, एक्सेप्ट कौन है, मेज। मेज के अंदर हाइब्रिड सीड रेट क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है, द नंबर ऑफ सीडलिंग 2 to 3 पर हिल। जनरली एक हिल का मतलब क्या होता है, जो ऊंचाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हिल होते हैं। तो जनरली राइस की जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो इस तरीके से मिट्टी जो होती है एक साथ मतलब 2 से 3 सीडलिंग को हम एक साथ लगाते हैं। तो याद रखना है नंबर ऑफ सीडलिंग पर हिल जो है हम कितनी लगाते हैं, 2 से 3 सीडलिंग जो है पर हिल पर लगाते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि हाइब्रिड के केस में कितनी लगाते हैं, हाइब्रिड के केस में लगाते हैं 1 से 2। ठीक है, हाइब्रिड के केस में कितने लगाते हैं, 1 to 2, और जनरली कितने लगाते हैं, 2 से 3। ठीक है, इसके बाद में हाइब्रिड राइस के केस में 1 to 2 पर हिल। फॉर 45 days old seedling the number of seedling per hill should be 5 to 6। ठीक है, each seedling should be transplanting at 2 to 3 centimeter depth। जनरली पर्टिकुलर सीडलिंग को जो है हमें डेप्थ ऑफ रखना है ट्रांसप्लांटिंग का, कितना रखना है, 2 से 3 सेंटीमीटर रखना है। देयर शुड बी ऑन एन एवरेज पर मीटर स्क्वायर जो है वो कितनी हिल होना चाहिए, 50 हिल होना चाहिए। यानी 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 50 हिल है, तो जनरली अगर हमारी सीडलिंग की बात करें तो कितनी चाहिए होंगी, लगभग 150। ठीक है, जनरली 100 से 150 जो है वो प्लांट पर मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर आएंगे। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर जो है कितनी हिल्स होना चाहिए, तो याद रखना है 50 हिल पर मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो ऑप्टिमम होती है। फ्रेश इरिगेशन वाटर टर्न इन ब्राउन इन कलर, लेंथ ऑफ मिलेट राइस इज एक्स्ट्रा लॉन्ग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एओ 2013 या 2015 के अंदर पूछा गया है कि जो मिलेट राइस होता है उसका जो ग्रेन है उसकी लंबाई कितना होना चाहिए। तो लंबाई जो है एक्स्ट्रा लॉन्ग कब बोलेंगे, जब ग्रेन की साइज कितनी हो, 7.5 mm हो। जनरली आपने चावल खाए होंगे तो घर पे जब चावल बनते हैं तो 2-3 प्रकार के बनते हैं। ठीक है, छोटी टुकड़ी वाले चावल भी बनते हैं, और एक बासमती राइस की अगर हम बात करते हैं तो एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन आता है, और चावल का जब लंबा अगर ग्रेन होता है तो उसका खाने का स्वाद भी थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप कभी नापने मत बैठ जाना कि घर पे चावल बनाया जाए और कितना mm है। चावल की अगर लेंथ जो है कितने से ज्यादा होती है, मोर देन 7.5 mm होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है वो लॉन्ग राइस हो जाएगा और लेस देन जो है आपका शॉर्ट राइस हो जाएगा। तो केवल आपसे एक चीज आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस की जो है लंबाई कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है। लोन लेंथ राइस का मतलब क्या होता है, ऐसे एरिया जहां पर अगर लोलैंड राइस की अगर हम बात करते हैं तो लोलैंड किसे बोलते हैं कि ऐसे एरिया जहां पर इरिगेशन देने के बाद जो है 24 आवर के बाद भी जो है 48 आवर या 24 से 48 आवर के बाद भी वाटर जो है वो स्टेगनेट रहेगा, तो उन एरिया को हम क्या बोलते हैं, लोलैंड कहा जाता है। और अपलैंड किसे कहा जाता है कि जहां पर पानी का ठहराव नहीं हो वहां पर हम क्या बोलेंगे, अपलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो लोलैंड राइस के अंदर जाहिर सी बात है वाटर स्टेगनेट रह जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लडिंग, फिल ऑफ वाटर इन फील्ड। और अपलैंड के अंदर केवल जो है इरिगेशन ही वहां पर दिया जाता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी वाला पोर्शन कल इसको हम कवर कर देंगे। ठीक है, पूरा राइस वाला चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, यानी पूरी आपकी सीरियल्स वाला जो पार्ट था वो क्रॉप्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में कल अगर पॉसिबल हुआ तो अपन जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं उन पुराने क्वेश्चंस को मैं एक पीडीएफ फॉर्म में लेके आऊंगा, और हम सारे क्वेश्चंस जो हैं 2010 से लेकर 2023 तक के राजस्थान प्री पीजी के जो क्वेश्चंस है
हमारे एग्रोनॉमी सिलेबस के, उनको अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज? हिल। हिल का मतलब होता है हिंदी में ऊंचाई। ठीक है, तो जनरली क्या आप समझ रहे हो, लेकिन क्या होता है कि राइस की कभी भी एक साथ एक सीडलिंग को एक साथ नहीं लगाया जाता है। उसके साथ क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर जगह पर जो है गुच्छे के अंदर क्या किया जाता है, 2 से 3 सीडलिंग को एक साथ लगाया जाता है। तो 2 से 3 सीडलिंग को एक साथ लगाने वाली उस पर्टिकुलर जगह को ही हम हिल बोलते हैं। ठीक है, और पर मीटर स्क्वायर के अंदर हिल की जो ऑप्टिमम है कि कितनी हिल होना चाहिए, 50 हिल होना चाहिए पर मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर, तो इसको ऑप्टिमम माना जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। वो भी बता देता हूँ।